श्रीनगर की ठंडी सुबह मस्जिद की अजान के बीच एक ऐसा चेहरा उभर रहा था जिसे कोई नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में वही डॉक्टरों को आतंक की राह पर ले जाएगा। ये कहानी है मौलवी इरफान की, एक पूर्व पैरामेडिकल स्टाफ जो कभी नमाज पढ़ता था लेकिन अब आतंक के नेटवर्क का इमाम बन चुका है। सोचिए, जब अस्पतालों के अंदर से जिहाद की आवाज उठे तो देश कितना असुरक्षित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कश्मी। सोचिए, अगर वो बम फट जाता तो शायद दिल्ली की गलियों में फिर से रक्त की नदियां बह रही होती, सायरन बज रहे होते और देश एक और बड़े हमले के दर्द में कांप रहा होता। लेकिन वक्त रहते जो सच सामने आया उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस बार आतंक की कहानी किसी सरहद के पार के कैंप से नहीं बल्कि एक मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई। जी हाँ, आतंक का नया चेहरा अब वही लोग हैं जिन्हें हमने सफेद कोट में देखा। डॉक्टर, स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स, ये वही लोग हैं जो जिंदगी बचाने की शपथ लेते हैं, लेकिन अब उन्हीं में से एक मौत के कारोबार में उतर चुके हैं। और इस नेटवर्क के पीछे छिपा है एक नाम, मौलवी इरफान, जो कभी सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में पैरामेडिकल स्टाफ था और अब जैश-ए-मोहम्मद का नया चेहरा बन चुका है। इरफान की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसके पीछे फैला था कट्टरपंथ का संगठित नेटवर्क। जम्मू कश्मीर पुलिस को जब इरफान को श्रीनगर के नटीपोरा इलाके से पकड़ा तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये व्यक्ति सिर्फ एक मौलवी नहीं बल्कि डॉक्टरों और मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच आतंक का बीज बोने वाला है। पूछताछ में इरफान ने 2 और लोगों के नाम बताए जो अब जांच में गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके पास से मिले पोस्टर, डिजिटल डिवाइसेस और हथियारों के कुछ हिस्सों ने साफ कर दिया है कि ये कोई सामान्य रेडिकल ग्रुप नहीं बल्कि एक संगठित मॉड्यूल था जो बड़े हमले की साजिश रच रहा था। इरफान की कहानी दोस्तों यहीं खत्म नहीं होती। जांच में पता चला है कि उसका जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ाव कई साल पुराना है। जब वो शोपियों की एक मस्जिद में इमाम था तभी उसकी मुलाकात जैश के ऑपरेटिव से हुई। वहीं से उसे एक मिशन मिल चुका था, शिक्षित वर्ग को अपने साथ जोड़ो। इसके बाद उसे श्रीनगर भेजा गया जहां उसका काम था मेडिकल कॉलेज और हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे युवाओं को वैचारिक रूप से प्रभावित करना। वो खुद शिक्षित था, उसकी बातें समझदारी वाली लगती थी और यही उसकी सबसे बड़ा हथियार बन गया। धीरे धीरे उसने डॉक्टरों के बीच अपनी पकड़ बनानी शुरू की। उसने धार्मिक बहसों और दीन की बातों के जरिए डॉक्टरों को करीब लाया। शुरुआत में सबको लगा कि ये सिर्फ धार्मिक चर्चाएं हैं, लेकिन धीरे धीरे उन चर्चाओं में दुनिया के मुसलमानों के उत्पीड़न की बातें आने लगी, फिर जिहाद और फर्ज जैसे शब्दों की गलत व्याख्याएं। इसी बीच उसके संपर्क में आए डॉक्टर उमर, फिर डॉक्टर मुजबिर, डॉक्टर अदील और आखिर में डॉक्टर शाही। यही वो लोग थे जिन्होंने आगे चलकर इस नेटवर्क को और गहराई तक फैलाया। डॉक्टर मुजबिर का नाम तो अब पूरे देश में गूंज रहा है। फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले इस डॉक्टर के घर से करीब 3 टन विस्फोटक बरामद हुआ है, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, राइफलें, 83 जिंदा कारतूस और बम बनाने की सामग्री थी। दिन में लेक्चर देने वाला ये डॉक्टर रात में पाकिस्तान के हैंडलर से ऑनलाइन संपर्क में रहता था। जांच में पता चला कि उसका नेटवर्क हिसार, गुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर तक फैला हुआ था। एजेंसियों का कहना है कि अगर वक्त पर छापा नहीं पड़ा होता तो इस नेटवर्क के जरिए देश में एक बहुत बड़ा धमाका किया जा सकता था। इस नेटवर्क में एक और नाम सामने आया है, डॉक्टर शाहीन शाहिद का। लखनऊ की रहने वाली एक महिला डॉक्टर है। पुलिस के मुताबिक वो जमात उल मोमिनात नाम के संगठन के जरिए भारत में जैश की महिला शाखा खड़ी करने की कोशिश कर रही थी। शाहीन के कार में पुलिस को एक असॉल्ट राइफल और कई कारतूस मिले हैं। ये वही डॉक्टर थी जो फरीदाबाद में लेक्चर देती थी और गुप्त तौर पर पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलर से संपर्क में थी। एजेंसियों के मुताबिक शाहीन को महिलाओं की रेडिकलाइजेशन का काम सौंपा गया था, यानी इस नेटवर्क की योजना सिर्फ एक पुरुष डॉक्टरों तक सीमित नहीं थी बल्कि इसका विस्तार महिला विंग तक किया जा रहा था। ये पूरा मॉड्यूल मेडिकल मिशन के नाम पर आतंक का नया प्रयोग था। डॉक्टरों के जरिए फैलाया गया कट्टरपंथ न केवल खुफिया एजेंसियों के लिए चुनौती है बल्कि समाज के लिए भी गहरी चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि जब आतंक शिक्षा की दीवारों के भीतर जगह बना ले तो वहां पहचान और रोकथाम दोनों मुश्किल हो जाती है।
बिल्कुल, लाल किला धमाके के बाद जब जांच एजेंसियों ने छापेमारी बढ़ाई तो इसी नेटवर्क की परतें खुलती चली गई। पुलवामा, श्रीनगर, फरीदाबाद, सहारनपुर और लखनऊ, हर जगह से इस मॉड्यूल के लिंक सामने आए। पुलिस ने 6 और लोगों को हिरासत में लिया है। तारिक, आमिर, उमर रशीद, गुलाम नबी, डॉक्टर सज्जाद मल्ला और शमीमा बेगम, इनमें से कई रिश्तेदार थे, कुछ मददगार और कुछ प्रत्यक्ष रूप से मॉड्यूल में सक्रिय सदस्य। खास बात यह रही कि हर गिरफ्तारी की डोर आखिर में एक ही नाम तक पहुंचती, मौलवी इरफान। इरफान का सबसे बड़ा हथियार था विचारों का जहर। वो किसी को सीधे हथियार नहीं देता था, बल्कि धीरे धीरे उसे अपनी सोच से बदल देता था। यही वजह थी कि इतने शिक्षित, समझदार और सामाजिक रूप से सम्मानित लोग भी उसके जाल में फंस गए। डॉक्टर जो किसी के शरीर का इलाज करते थे, अब आतंकियों की सोच से अपने ही दिमाग को संक्रमित कर चुके थे। अब जांच एजेंसियां कह रही हैं कि ये नेटवर्क सिर्फ कश्मीर या हरियाणा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें देश के कई राज्यों में हो सकती है, खासकर उन मेडिकल कॉलेजों में जहां से डॉक्टर इरफान के संपर्क में आए थे। फिलहाल 15 लोग गिरफ्तार हैं, 20 से अधिक लोगों से पूछताछ लगातार जारी है और कई संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस ने इस नेटवर्क के ऑनलाइन चैट ग्रुप्स, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स और सोशल मीडिया प्रोफाइल से जो डेटा हासिल किया है, उससे यह साफ होता है कि इस मॉड्यूल की वैचारिक दिशा पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से तय होती थी। वहीं से उन्हें आदेश मिलते थे कि कैसे नए लोगों को जोड़ना है, कैसे हथियार ट्रांसफर करने हैं और कैसे जिहाद की भावना को फैलाना है। ये मामला सिर्फ आतंकवाद का ही नहीं, बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली और युवाओं की मानसिकता की भी परीक्षा है। सोचिए, एक मेडिकल कॉलेज जो डॉक्टर तैयार करता है, वहां अगर आतंक का बीज पनप जाए तो देश की सबसे पवित्र जगहों में से एक कैसे दूषित हो सकती है। जब कोई डॉक्टर अपने ज्ञान का इस्तेमाल जिंदगियां बचाने की बजाय उन्हें खत्म करने में करने लगे, तो ये समाज के लिए सबसे डरावना संकेत है। आज ये सवाल उठता है कि हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटीज और हमारी संस्थाएं क्या अब सुरक्षित है? क्या वो विचारधाराएं जो सरहद के पार से लाई जा रही हैं, हमारे क्लासरूम्स में जगह बना चुकी हैं? और अगर हाँ, तो उन्हें रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस या एनआईए की ही नहीं, बल्कि समाज की, परिवार की और हर उस शिक्षक की है जो अपने छात्रों को सही राह दिखा सकता है। इरफान और उसके नेटवर्क ने दिखा दिया है कि आतंक अब सिर्फ बंदूकों से नहीं फैलता, अब ये किताबों, व्हाट्सएप ग्रुप्स और वैचारिक बहसों के जरिए भी फैल रहा है। इस मॉड्यूल का खुलासा एक चेतावनी है कि आतंक अब नई शक्लों में लौट आया है और इस बार दुश्मन हाथ में बंदूक नहीं, बल्कि हाथ में डिग्री लेकर आया है। बिल्कुल, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है जो हाल ही में दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है? अभी वहां पर एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं। ये देखना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या रिपोर्ट सामने आती है कि इसमें पाक का हाथ है या फिर नहीं। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए हमारी ये खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।